चलिए, तो हम लोगों को आज सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को अगर आप डिफाइन करना है तो यू विल डिफाइन दैट कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस is actually amount of heat required to raise the temperature of 1 gram or kilogram of substance through 1 degree of temperature, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। मतलब देखिए, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो डी क्यू इज इक्वल टू एम और स्पेसिफिक हीट सी ले रहे हैं डेल्टा टी। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। इसको आप लोग अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। डी क्यू इज इक्वल टू ये इक्वेशन एम एस डेल्टा टी, इस तरीके का इक्वेशन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने। ठीक है, इसमें देखिए, जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो इस हीट देंगे तो टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यू कैन डिफाइन योर स्पेसिफिक हीट। आप अपने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस या हीट इम्पार्टेड टू द सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम और 1 केजी। इसको यूनिट ले लिया हमने, एम को ले लिया 1 ग्राम। और अगर आप सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं ग्राम, अगर आप एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं तो किलोग्राम। ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थ्रू 1 डिग्री, इसको भी आपने ले लिया। टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो रहा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोथ यूनिट अगर ले लिया, ये दोनों 1 1 हो गया, then this heat given to the system will definitely be the specific heat of the system, right? अगर यही heat required to raise the temperature through 1 degree centigrade of unit mass of the substance, if it is taken at constant pressure, अगर इसको constant pressure पर हम लोग ले ले तो ये C will be called CP, specific heat at constant pressure, and this is nothing but this is dq over dt at constant pressure. Mathematically it is dq by dt at constant pressure. ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। और अगर यही बात हम लोग dq over dt, देखिए स्पेसिफिक हीट इज, यहां पर अगर आपने इसको क्या ले लिया, इफ यू हैव टेकन इट, इसको भी आप दोनों को एक ही सिंबल में लिखिए, तो ये डेल्टा को आप ये डी भी लिख सकते हैं, डी टी, like this. So this, if m is equal to 1 unit, then c is nothing but this is dq over dt, right? So dq over dt at constant pressure, it is nothing but this is cp, and dq over dt at constant volume is nothing but this is cv. ठीक है? तो आगे से जितना भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो वी विल डिफरेंशिएट आवर हीट गिवन टू द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, द क्वांटिटी विल बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन करने को कह दिया जाए तो आप डिफाइन करेंगे कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade while volume is kept constant. While volume is kept constant आप लगा देंगे तो Cv बन जाएगा, while pressure is kept constant अगर कर देंगे तो Cp बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि जहां पर Cp और Cv दोनों इंपॉर्टेंट था आपका गैसेस के लिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। दिस इज मेयर्स इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस आर लिक्विड। ये गैस के लिए आपने पढ़ा था। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड Cp और Cv दोनों नियरली इक्वल होते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं होता। Cp और Cv दोनों नियरली इक्वल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं डिफरेंस होता?
क्योंकि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू लिक्विड निग्लिजिबली स्मॉल होती है। जैसे मान लीजिए आप गैस, किसी सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है और एक सॉलिड है, इन दोनों पर इक्वल प्रेशर लगाओ, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। यहां पर आप इस पिस्टन पर प्रेशर लगाओगे तो ये कंप्रेस, इजिली कंप्रेस हो जाएगी। but applying the same pressure here on solid, you will get that compressibility of this solid is negligibly small. That's why अब ये बहुत ही स्मॉल होता है। ये बात हो रही है एट वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन एट हाई टेम्परेचर सीवी और सीपी में डिफरेंस आ जाता है सॉलिड के लिए भी। पर जनरली लो टेम्परेचर पर अगर हम बात करेंगे तो सीपी और सीवी सॉलिड के लिए दोनों एक ही होता है, इसलिए जनरली हम लोग सीवी की बात करते हैं केवल। इन केस ऑफ सॉलिड सीपी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वल है, पर अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सीपी क्यों नहीं लिया, सीवी ही क्यों ले लिया। क्यों सीपी इसलिए ले लिया है क्योंकि प्रेशर प्रेशर का इफेक्ट, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है इसकी, तो प्रेशर से कोई चेंज ही नहीं होगा। तो this Cp and Cv are nearly equal in case of solid, but in case of gases you must have to remember this equation, Cp minus Cv is equal to R, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है and this equation is known as Mayer's equation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया, आगे चलकर अभी ये पॉइंट आएगा भी। देखिए अब इसी को और थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करें मैथमेटिकली, इसको समझने की कोशिश करें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या है। जैसे लेट अस कंसीडर कि अगर हमने dq अमाउंट का हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई टू द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, देन द, आप लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी सिस्टम को अगर सम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, then this supplied heat is actually utilized into two part according to first law of thermodynamics। पहला पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और सेकंड पार्ट उसका डूइंग एक्सटर्नल वर्क, डूइंग एक्सटर्नल वर्क इन एक्सपेंशन ऑफ दैट सिस्टम, या एट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क करने में। जैसे मान लीजिए डीक्यू अमाउंट की हीट किसी भी सिस्टम को आप सप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, हीट सप्लाई, इसका मतलब एक्सपेंशन होगा। तो जो एक्सपेंशन उस सिस्टम का हो रहा है, एक्सपेंशन में जो सिस्टम वर्क कर रहा है कुछ हीट तो वहां चली जाएगी, एंड सम अमाउंट विल बी सप्लाई टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में अगर आप दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही होगी, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कुछ पार्ट, सम पार्ट देखिए डी यू ये रहा, और कुछ पार्ट इसका एक्सटर्नल वर्क करने में बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन। सिस्टम विल डेफिनेटली बी एक्सपैंड, और जब वो एक्सपैंड होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। देखिए क्यों, क्योंकि dw इज इक्वल टू p इंटू dv, dv इज द चेंज इन वॉल्यूम बाय imparting heat, by supplying heat to the system। if a volume will definitely be increase, अगर आप हीट देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये वर्क डन हुआ, ठीक है ना, बाय द सिस्टम, एंड दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम, राइट। अब इसको हम लोग, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज नथिंग बट दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से अगर आप dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट du over dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग cp, बट दिस cp अभी आप देखेंगे कि cp और cv दोनों क्या होता है, ये दोनों नियरली इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, केवल cv को पढ़ेंगे यहाँ पर। जब दोनों इक्वल ही है तो यू मस्ट हैव टू रीड ओनली वन, केवल एक को ही आप स्टडी कीजिए, cv। जब आप cv कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन दिस विल बी dq over dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा, du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट दिस इज dv
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो dv क्या होगा, इट विल बी जीरो, dv विल बी जीरो, dv जीरो, क्योंकि v को आप बोल रहे हैं एज v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम विल डेफिनेटली बी जीरो, ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपको केवल du इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की बात करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस विल गिव यू cv, ठीक है। और यही आपको केवल इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर की वजह से आपको कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, you will get cv and this will be specific heat of solid at constant volume। इसी की स्टडी हम लोगों को करना है। इसका मतलब हम लोगों को बात किसकी करनी है, इंटरनल एनर्जी की। ये इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे कैसे होता है टेम्परेचर, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली दो तरह की इंटरनल, जब आप किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करोगे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी दो तरह की इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है ना। एक इसकी इंटरनल एनर्जी होगी चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एटम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। एक तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपका जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है, किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is actually directly related with the internal energy of the solid, right? Internal energy of the solid is definitely is the function of temperature, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसकी इंटरनल एनर्जी सॉलिड की क्या होती है, बढ़ती है, राइट। और ये दो तरह से बढ़ती है इंटरनल एनर्जी, एक इसका एक पार्ट एटम, जैसे लैटिस है कोई, उस एटम को जैसे ही आप लेट अस कंसीडर कि ये लैटिस है, और जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया इसको कुछ हीट सप्लाई किया, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी एटम है दे विल वाइब्रेट, वो अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लिया, तो एटम ऑफ दिस लैटिस विल वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जैसे ये है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये वाइब्रेशन शुरू कर देगा, यानी लैटिस वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये एटम का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इंटरनल एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग हीट, इंटरनल एनर्जी यहां पर इसकी इंक्रीज, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। और दूसरा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एटम होगा, डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन इलेक्ट्रॉन का और क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, एंड दे एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, दे एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। मतलब इंटरनल एनर्जी अब दो पार्ट में दो तरह की हो गई, एक तो लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस इंटरनल एनर्जी, और दूसरी हो गई अब यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस लैटिस के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। एंड व्हेन दे विल गो टू एक्साइटेड, क्यों जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज दे आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से, सॉलिड को हीट दे रहे हैं, तो ये उसकी इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है वो दो तरीके से इंक्रीज होती है। इसको हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखिए सॉलिड में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, सीपी और सीबी में कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर नियरली इक्वल। इफ यू टेक द डिफरेंस बिटवीन सीबी एंड सीबी, दिस विल कम्स आउट टू बी, जनरली कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है ना। जबकि गैसेस के केस में या लिक्विड की केस में ऐसा नहीं होता है, और वो Cp माइनस Cv की एक डेफिनेट वैल्यू आती है, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर गैसेस। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड इट इज नियरली इक्वल बिकॉज ऑफ वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। ये मैं आप लोगों को बताया था कि अभी प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम दिखाई देगा, लो कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड, ठीक है ना।
When energy is given to the solid, internal energy of solid increases. दो तरीके से, एक वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन, ये इंक्रीज हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर आप हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉलिड के अंदर, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेट थर्मली एक्साइटेड। वो क्या करेंगे कि हीट पा करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं टू हायर एनर्जी, एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड इज नाउ, इट इज नाउ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना, इसको दो पार्ट में आप स्टडी कर सकते हैं। एक तो इसका लैटिस, लैटिस इंटरनल एनर्जी, एंड सेकेंड पार्ट यू कैन से यू इलेक्ट्रॉनिक। ये किसकी वजह से है? यू इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स प्लेस्ड एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पर क्या होंगे? एटम होंगे जो हीट पाकर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगी। और इसी इंटरनल एनर्जी को आप, टोटल इंटरनल एनर्जी को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यू विल गेट सीवी। ये देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड दिस सेकेंड टर्म भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो दिस इज नथिंग बट CV of the solid is du lattice over dt at constant volume plus du electronic by dt at constant volume. This is called specific heat of lattice. This is called specific electronic specific heat. So total heat of the solid CV is actually, it is made of by two parts. Number one part, lattice vibration, और नंबर टू, एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको स्पेसिफिक हीट, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट, जब भी आप किसी सॉलिड को स्पेसिफिक हीट देंगे तो देखिए इस तरीके से स्पेसिफिक हीट को आपको समझना है। एक तो एटम में जो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखिए ये भी बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर आप, जितना हीट आप बाहर से सप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इस फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है ना, उतना ही इसकी भी बढ़ेगी। अभी लेकिन ये स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है, इसको आप लोग एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन की तरह से वेरिएशन नहीं होता है। इसका वेरिएशन देखिए ऐसे होता है, जो कि मैं अगले आपको एक इंपॉर्टेंट ग्राफ के द्वारा इसको समझाता हूं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन CV, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस CV पर, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये ग्राफ, इस ग्राफ से हो सकता है आप लोग फेमिलियर हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, एंड द ग्राफ इज एक्चुअली ड्रॉन बिटवीन CV, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है इन डिग्री केल्विन, while at y-axis I have taken specific heat at constant volume CV। यहाँ वैल्यू मैंने R, 2R, 3R की टर्म में लिया है। क्यों ऐसा इसलिए लिया है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होती है, ठीक है ना, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जो वैल्यू होती है एट हाई टेम्परेचर पर, सभी सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू होती है 3R। CV is equal to, nearly it is equal to 3R for all solid at high temperature। यही ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है एट हाई T। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। मैं आप लोगों को कराऊंगा भी। तो देखिए अभी ये आगे मुझे बात की बात है, पर पहले सबसे पहले हम लोग 8:30 बजे भगवान टॉकी जा जाऊंगे।
this is the अच्छा अच्छा, ठीक है, variation नो of वरी, specific नो heat वरी। at constant volume नहीं with ठीक, respect to ठीक, temperature. नहीं ठीक है, डायमंड, ठीक है, ठीक एल्युमिनियम ठीक ठीक। और सिल्वर, इन तीनों के लिए मैंने ये ग्राफ खींचा है। और ये ग्राफ देखिए कैसे वेरी कर रहा है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, specific heat of the diamond is also increasing, but it increasing slowly as compared to aluminum and silver. थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये कभी भी इसकी वैल्यू 3R से ऊपर नहीं होगी, ध्यान रखना। ये वैल्यू ये ऐसे जा करके ये ऐसे पैरेलल हो जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफिक हीट की कितनी होगी, 3R। ये यहाँ पे जाके पैरेलल हो जाएगा और इस 3R को कभी टच नहीं करेगा ये ग्राफ, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम के लिए भी ऐसे ही टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक हीट इसकी भी इंक्रीज होगी, बट स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होने का रेट डायमंड से ज्यादा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये भी ग्राफ यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी कभी टच नहीं करेगा। देन सिल्वर और फास्टली इंक्रीज होता है। देखिए इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होगा, आप जानते हैं कि यू में दो टर्म है, यू लैटिस प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक, प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक। देखिए नंबर ऑफ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज डिपेंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सॉलिड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आप लोग जानते हैं कि एजी सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या है, गुड कंडक्टर। सो दिस पार्ट विल डेफिनेटली बी इंक्रीज, ये वैल्यू फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर एजी में ज्यादा होंगे, उससे कम एल्युमिनियम में होंगे। एल्युमिनियम भी अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज नॉट गुड बेटर देन सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और ये इसीलिए बेस्ट होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी विल बी ग्रेटर, और टेम्परेचर जब ये ज्यादा होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसमें इंक्रीज भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गो इनटू देयर एक्साइटेड स्टेट, तो ये ज्यादा होंगे, तो ये भी वैल्यू ज्यादा होगी, एंड स्पेसिफिक हीट विल आल्सो बी ग्रेटर एज कंपेयर टू डायमंड एंड एल्युमिनियम, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ को आप देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एट रूम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की वैल्यू भी 3R से कम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ड्यूलॉन्ग पेटिट क्या बोलते हैं, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने ये बोला था कि सभी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट 3R होती है एट एवरी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या थी, शॉर्ट कमिंग थी ड्यूलॉन्ग पेटिट की, ड्यूलॉन्ग पेटिट के नियम की इसी कमी को, और ये क्लासिक, ये बेसिकली ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, और ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है ना, दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। अब इसमें अगर कुछ फ्लॉज है, कुछ कमी है, कुछ एरर है, तो डेफिनेटली दिस क्लासिकल थ्योरी विल बी मॉडिफाइड। तो इस क्लासिकल थ्योरी को मॉडिफाई किया था आइंस्टीन ने, इट वाज मॉडिफाइड बाय क्वांटम थ्योरी, मॉडिफाइड बाय, ये ड्यूलॉन्ग पेटिट का मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड बाय, क्योंकि ये इनके हिसाब से तो 3R होना चाहिए एट एवरी टेम्परेचर, बट ऐसा होता नहीं है। ग्राफ shows that at very low temperature the value of CV deviated from this 3R, 3R से कम होती है वैल्यू। तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ी इस ग्राफ की, तो एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन मॉडिफाई होता है क्वांटम थ्योरी से, और ये क्वांटम थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। क्वांटम थ्योरी की हेल्प से, क्वांटम थ्योरी को देने वाले नहीं, क्वांटम थ्योरी तो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, इस मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टीन,
ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्वांटम थ्योरी किसकी है, मैक्स प्लांक की है क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, ये पढ़ना तो ड्यूलॉन्ग पेटिट भी है, बट आइंस्टीन इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आप लोग जानते हैं कि दैट इज वेरी एक्यूरेट एंड वैलिड थ्योरी, इस समय की वैलिड थ्योरी है। तो दिस इज द आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, यानी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये स्टडी करना है हम लोग। इसके बाद ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, एज फार एज दिस ग्राफ इज कंसर्न, इस ग्राफ में अगर आप देखो कि इस ग्राफ को, जो आपके सामने ग्राफ है, इसमें एट रूम टेम्परेचर जनरली द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑफ ऑल सॉलिड, देखिए ये इनका क्या है, 3R के बराबर। ये रूम टेम्परेचर का मतलब है 300 डिग्री। देखिए रूम टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर है जनरली, तो इसमें 273 अगर आप प्लस करेंगे तो देन यू विल बी गेट टेम्परेचर इन केल्विन, और ये 300 केल्विन के आसपास आता है। दिस इज जनरली टेकन एज ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर तो हीट क्या है, 3R ही है, 3R एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए बेसिकली इनकी जो स्टडी थी ना, किनकी, ड्यूलॉन्ग पेटिट की, इन्होंने स्टडी रूम टेम्परेचर पर की थी, और रूम टेम्परेचर पर इन्होंने रूम टेम्परेचर और उससे हायर टेम्परेचर पर स्टडी की थी। तो रूम टेम्परेचर पर तो 3R होती ही है, उससे जितना भी टेम्परेचर हाई करोगे 3R ही मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, जनरलाइजेशन कर दिया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कितनी होती है, 3R। लेकिन जब लो टेम्परेचर पर, आप वेरी लो टेम्परेचर पर स्टडी करेंगे, एट लो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट इट इज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से जैसे जैसे देखिए, दिस इज लोअर देन रूम टेम्परेचर 200 100, ये केल्विन में है टेम्परेचर। 0 डिग्री पर जब आप आते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, दिस इज, जबकि इनके हिसाब से डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने तो कांस्टेंट बोल दिया, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने ये बोल दिया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इस हमें पढ़ना इनको भी है, क्लासिकल थ्योरी को भी पढ़ना है, ऑल दो सिलेबस में है। ऑल दो दिस थियरी वाज एक्चुअली डिस्कार्डेड आफ्टर द आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइंस्टीन की थियरी में भी फ्लॉज है, ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन की थियरी में भी एरर है, जिसको फिर फर्दर डिबाई मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप आइंस्टीन की थियरी अल्टीमेट है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पर। ठीक है, उसमें भी कमी रह गई थी, और कमी क्या रह गई थी वो आप लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट वाज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन्स थियरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेसिकली उन्होंने ये जो लैटिस वाइब्रेशन लिया था, ये वाइब्रेशन केवल एक ही तरह का वाइब्रेशन कंसीडर कर लिया था, जबकि वाइब्रेशन दोनों तरह के वाइब्रेशन इसमें कर, तो दोनों तरह के मतलब टू टाइप से लैटिस के वाइब्रेशन होंगे। ठीक है ना, बट उन्होंने केवल एक ही वाइब्रेशन और एक ही फ्रीक्वेंसी ले ली थी एटम की वाइब्रेशन की। तो ये कमी बाद में, एक्सप्लेनेशन बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स थे जो आइंस्टीन के थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, उनके स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। फिर उनको डिबाई T3 लॉ, आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो तो आगे सुनेंगे अगर ये कभी नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने स्पेसिफिक हीट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन की थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया था। ठीक है ना, बाय टेकिंग द बोथ वाइब्रेशंस इनटू ऑफ लैटिस इनटू कंसीडरेशन। अब हमको स्टार्ट करना है अपनी जर्नी क्लासिकल थ्योरी या फिर ड्यूलॉन्ग पेटिट थ्योरी। ठीक है ना, ड्यूलॉन्ग पेटिट थ्योरी में देखिए, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने क्या बोला कि ड्यूलॉन्ग पेटिट ने बोला कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड at constant volume Cv remains constant for all solids and it is equal to 3R। ठीक,
रूम टेम्परेचर पर देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ एटॉमिक स्पेसिफिक हीट बिफोर कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड। लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ से क्या लग रहा है कि डिफरेंट सॉलिड के लिए वेरिएशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड नियरली एब्सोल्यूट जीरो पर देखिए जीरो आ रहा है सब डायरेक्टली। ये क्या है, जीरो पर जीरो जीरो, ठीक है ना। वेरी लो टेम्परेचर बट 0 डिग्री केल्विन इज नॉट अटेनेबल टेम्परेचर, अटेनेबल नहीं है पर फिर भी जीरो होता है। ठीक है, अब क्लासिकल थ्योरी, यहां पर देखिए क्लासिकल थ्योरी है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, आइंस्टीन की थ्योरी क्वांटम थ्योरी, क्वांट को एक्सप्लेन करने, उसके बाद डिबाई थ्योरी है। हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी, दैट इज ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ नंबर 1। इन दोनों के बारे में हम लोग आप लोगों के सिलेबस में जो है वो डिस्कस करते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी, और क्लासिकल थ्योरी बेसिकली है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। एंड सेकेंड थ्योरी है आपकी क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना, आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। ये दोनों आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जो क्लासिकल थ्योरी है स्टार्ट करते हैं एक एक थ्योरी को, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और थ्योरी जो है मैथमेटिकल है, कोशिश करता हूं कि ये थ्योरी आप लोगों की आज कंप्लीट हो जाए, तो कल से आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक सॉलिड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। ये देखिए, ये जो क्लासिकल थ्योरी है ड्यूलॉन्ग पेटिट की, ये बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, कुछ पोस्टुलेट पर बेस्ड है। ठीक है, दिस इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो क्या पास्टुलेट्स हैं, इन पास्टुलेट को मैं एक एक करके आप लोगों को समझा दे रहा हूं, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। द पास्टुलेट्स मीन एजम्पशंस, दिस थियरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन, ये जो ड्यूलॉन्ग पेटिट ने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन दिया था क्लासिकल थियरी की हेल्प से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का या लैटिस स्पेसिफिक हीट का, ये कुछ एजम्पशंस बेस्ड ऑन सर्टेन पास्टुलेट्स पर बेस्ड है। क्या पहला इसका पॉइंट है इस थ्योरी का कि ईच सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम होते हैं। और अगर मैं बात करूं इन 1 kg ऑफ एटम ऑफ 1 kg एटम ऑफ सॉलिड, देयर विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉलिड? It is equal to the Avogadro number. The Avogadro number is 6.023 into 10 की पावर, अगर आपने ग्राम में ग्राम में तो 10 की पावर 23, अगर आप केजी में लेते हैं 10 की पावर 26 पर केजी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट है क्लासिकल थ्योरी का। नाउ लेट वी कम टू द सेकेंड पोस्टुलेट, दूसरे पोस्टुलेट पर आइए। इन ए सॉलिड द एटम्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम फॉर ऑल द एटम्स बट देयर एनर्जीज आर डिफरेंट।
फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, सेम सभी का। वाइब्रेशन जो होगा ना, मतलब जैसे ही आप बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे किसी सॉलिड को, द एटम ऑफ सॉलिड will start simple harmonic motion and the frequency of this simple harmonic motion will be same for all atoms. सभी एटम्स के लिए क्या होगा, सेम, लेकिन एनर्जीज अलग अलग विल बी डिफरेंट, उनकी एनर्जी अलग हो सकती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, केवल सेम होगी, बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट एटम इज डिफरेंट। देखिए, कोई एटम का एम्पलीट्यूड मतलब तेजी से वाइब्रेट करेगा, कोई धीरे वाइब्रेट करेगा, बट frequency of the vibration will definitely be the same for all the atoms while the amplitude and energy will be different for different atoms. ये दूसरा postulate है। postulate number 3, each atom has 3 degrees of freedom of vibration। मतलब एटम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वाइब्रेशन, वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट। फोर्थ, इन्होंने जो assumptions लिया था या postulate जो लिया था in order to explain this specific heat of solid was total energy of solid is equal to the sum of the energy of the vibration of the all atomic oscillator। अब जैसे ये एटम जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनका नाम रख दिया एटॉमिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। इस एटॉमिक ऑक्सीलेटर की जो टोटल एनर्जी है, सम ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीलेटर, मतलब अगर टोटल सॉलिड की एनर्जी आपको निकालना है तो हर एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी को निकाल के उसका प्लस कर दीजिए, सम कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यानी एटॉमिक ऑक्सीलेटर की टोटल एनर्जी हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है, सॉलिड की टोटल एनर्जी, तो उन एटॉमिक ऑक्सीलेटर की टोटल एनर्जी को सम कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑक्सीलेटर कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मतलब किसी भी एटॉमिक ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी होगी वो 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इट कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्लासिकल थियोरी। एक पॉइंट और है इसका, सिक्स्थ पॉइंट है कि एट एनी टेम्परेचर total energy of 1 kg atom solid is n times मतलब n का नंबर एवागैड्रो नंबर है, एवागैड्रो नंबर टाइम द एवरेज एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीलेटर। क्योंकि जैसे मान लो 1 kg आप सब्सटेंस की एनर्जी जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, पहले एक एटम की निकालने के बाद 1 kg की बात आएगी तो आप सीधे सीधे एवागैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द टोटल energy at any temperature of 1 kg substance is Avogadro number time the average energy of an atomic oscillator। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, CV की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब मैं इस क्लासिकल थ्योरी में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, ठीक है ना, इन सभी पॉइंट को ध्यान रखते हुए। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, जैसे ही आप सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसकी एनर्जी एटम की, एक एटम की एनर्जी देखिए कैलकुलेट करेंगे आप, 3 डायमेंशनल होती है, तो टोटल एनर्जी विल बी EX प्लस EY प्लस EZ। दिस विल बी टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम। एक एटम की ये टोटल एनर्जी है। अब एटम की टोटल एनर्जी क्या होगी, एटम के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, देखिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एटम की काइनेटिक एनर्जी दैट इज px स्क्वायर बाई 2m। देख रहे हैं, ये हाफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है, px मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है, प्लस हाफ के, अभी ये EX की वैल्यू लिखी जा रही है, प्लस हाफ KX स्क्वायर, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एग्जीक्यूट कर रहा है,
तो हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एक्स स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी, ठीक है ना, ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, ठीक है। ये आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हाफ एम बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू द execution of simple harmonic motion and this is due to translational motion, half mb x square, x एक्सिस के अलॉन्ग जब मोशन होगी तो ये दो एनर्जी, इसी तरीके से y एक्सिस के अलॉन्ग पी वाई स्क्वायर ओवर 2m प्लस हाफ, फ्रीक्वेंसी देखिए इधर भी सेम ले रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी पॉस्टुलेट में आप हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, this is second ey, this is the value of ey plus ez, pz square over twice m plus half m omega naught square z square, ठीक है। दिस इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल में आपका कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर along x axis, this is nothing but this is ex, this is nothing but this is ey and this is ez, ये एनर्जी हो सकती है किसी एक एटम की, ठीक है ना। यहां पर जो फर्स्ट टर्म है is the expression, this expression is for ex, this expression for ey, this expression for ez, ठीक है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, आपने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ अगर नहीं पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर में आप लोग पढ़ेंगे, और जब इसको पढ़ लेंगे आप तो आप डेफिनेटली ये कह पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी फॉर एन एटॉमिक ऑक्सीलेटर टू हैव एन एनर्जी एप्सिलॉन एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी की प्रोबेबिलिटी देखिए, किसी भी एटम की प्रोबेबिलिटी जिसकी टेम्परेचर टी पर प्रोबेबिलिटी है is given by a constant a e to the power माइनस, अगर उसके पास एप्सिलॉन एनर्जी है डिवाइडेड बाय kt, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ, इसकी हेल्प लेनी है हमें, बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल लॉ, राइट। ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ये बहुत ही फेमिलियर इक्वेशन है, दिस इज वेरी वेरी फेमिलियर इक्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, दिस इज आल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ। This is what if a atom possesses this amount of energy, epsilon is the energy that possessed by an atom, then what will be the probability of finding that, the probability of that electron to be, probability for an atomic oscillator, यहाँ पर atomic oscillator है, to have energy this, इतनी energy हो, is given by this particular expression, मतलब किसी भी एटम की अगर इतनी एनर्जी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। वेयर टी इज टेम्परेचर, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, और एप्सिलॉन इज द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीलेटर, ए कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए इज द कांस्टेंट, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान रखना ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम मीन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ई एक्स एवरेज, ये देखिए एवरेज, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, द मीन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑक्सीलेटर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब केवल एक्स एक्सिस लिया है आपने, ठीक है, यहाँ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एटॉमिक ऑक्सीलेटर की, बट अभी आप केवल
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए एनर्जी का ये बहुत ही फेमस रिलेशन है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू जब आप निकालने जा रहे हैं एनर्जी का, तो एनर्जी इज फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। ये पोजीशन है और ये मोमेंटम है। तो दो क्वांटिटी है यहाँ पर वेरिएबल, पोजीशन और मोमेंटम। तो दोनों के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होगा और दोनों क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो डबल इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू इंफिनिटी। देखिए जिस क्वांटिटी का भी एवरेज निकालना है वो क्वांटिटी लिखिए और प्रोबेबिलिटी फंक्शन से उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब ए ई टू दी पावर, अब एनर्जी यहां पर आपकी है ई एक्स है तो इसको ई एक्स लिखोगे, ई एक्स डिवाइडेड बाई के टी और डी एक्स एंड डी पी एक्स। ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई एवरेज है। तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये टोटल कितना है, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब टोटल कितने नंबर है। तो 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी ए ई टू द पावर माइनस ई एक्स ओवर के टी डी एक्स डी पी एक्स। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ई एक्स। मतलब एटॉमिक ऑक्सीलेटर का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करके आप उसका एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये साइन एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इस फार्मूले से आप इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। और ध्यान रखना अभी हमने केवल मोशन अलोंग वन एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। इसे जल्दी से कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करके आपको सिमिलरली ई वाई एवरेज, ई जेड एवरेज, ये आपको बिल्कुल सिमिलर होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनर्जी का एक्सप्रेशन ई एक्स जैसा ही ई वाई है वैसा ही ई जेड है। तो मेन है आपको ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्योरली मैथमेटिकल है एंड वी कैन कैलकुलेट इट। देखिए वैल्यू को पुट करिए इसमें, तो नाउ योर ई एक्स एवरेज is nothing but this is 0 to infinity, second integration 0 to infinite, ex की वैल्यू रख रहा हूं मैं पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, वैल्यू रख रहा हूं यहां पर भी ई की वैल्यू ट्वाइस एम के टी एंड ई में दोनों टर्म अलग अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल के दो टर्म बना लिए, ठीक है। माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी, ये सेकंड टर्म। यही चीज यहां पावर में अलग अलग कर लिया, डी एक्स डी पी एक्स, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिए इसे सीधे, ई एक्स एवरेज डबल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, दैट इज e to the power minus p x square by twice m kt and e to the power minus m omega naught square x square by 2 kt, ठीक है, dx एंड dpx, ठीक है। वैल्यू रख दी मैंने, ई एक्स की वैल्यू रख दी इस एक्सप्रेशन में, इससे पहले वाले इक्वेशन नंबर 1 में
EX की वैल्यू, EX की ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो EX दो जगह आ रहा था, एक तो यहाँ, एक एक्सपोनेंशियल के पावर में भी आ रहा था EX ओवर 2KT। फिर इसको अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अलग अलग आपको सॉल्व करना है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस। लेट वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए इंटीग्रेशन, अब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए। 0 टू इंफिनिटी, ये P वाले को अलग, ये P का देखिए, P का हो गया आपका px स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m एंड e टू द पावर माइनस px स्क्वायर बाई 2m kt, ये k है, kt dpx, ये अलग कर लिया हमने। और दूसरा इंटीग्रेशन दैट इज अगेन 0 टू इंफिनिटी हाफ ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kt, ये dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल dx है। होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाले भी इंटीग्रेशन को अलग अलग, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस px स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m kt dpx। दूसरा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर बाई ट्वाइस kt dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, वो कौन कौन से, यूजिंग आप यहां लिखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन किस तरह के हैं, 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx, एक तो इसका इस टाइप का इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को याद रखनी होगी 1 ओवर 4 एल्फा अंडर रूट ऑफ पाई बाई एल्फा, ठीक है। और दूसरे तरीके के एक दूसरा इंटीग्रेशन है, स्पेशल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर टाइप dx, और इसकी वैल्यू होती है, ये याद रख लीजिएगा, 1/2 अंडर रूट पाई बाई एल्फा। ये दोनों इंटीग्रेशन का यूज होगा, ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करके यू विल गेट ex एवरेज इज इक्वल टू, देखिए अब आगे ये इंटीग्रेशन इस टाइप का, इसका यूज होगा, इस इंटीग्रेशन का, देख रहे हैं। इसमें जो कांस्टेंट है, पहले उस कांस्टेंट को आप लिख लीजिए 1 ओवर 2m, तो ये कांस्टेंट है, ये मास, ठीक है। बाकी ये px स्क्वायर, ये x स्क्वायर की जगह हो गया, और ये अल्फा, अल्फा देखिए इसमें कितना है 1 ओवर ट्वाइस m kt, ये अल्फा है। ये x स्क्वायर तो वेरिएबल हो गया, px स्क्वायर यहाँ हो गया, ये आपका अल्फा की जगह पर है 1/2m kt, ठीक है। तो वही वैल्यू रखिए 1/4, इसकी वैल्यू होती है 4 अल्फा, तो 4 अल्फा की जगह पर 4 इंटू 1/2m kt, ये हो गया देखिए। और अंडर रूट, इसके साथ अंडर रूट पाई बाई 1 ओवर 2m kt, अल्फा की वैल्यू है 1 ओवर 2m kt। ये पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा इंटीग्रेशन देखिए, दूसरे इंटीग्रेशन को भी आपको, इस वाले इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है, राइट। तो ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन विल आल्सो बी इन
मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना? नहीं, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव प्लस था भाई। एक मिनट, ये दूसरा इंटीग्रेशन के बीच में, क्योंकि आपने, एक मिनट जरा सा यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ पे ये पॉजिटिव था ना, तो जब इसको इसके साथ यहाँ किया तो यू विल, एक मिनट, इसको आप यहाँ पर साइन, ये दो इंटीग्रेशन दोनों अलग यहाँ पर है, ये यू विल, यस, और ये पुट पॉजिटिव साइन हियर, ये हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना आप इसको, ठीक है। तो इसका एक एक्सपोनेंशियल इसके साथ लेकर के, और दूसरा एक्सपोनेंशियल ये पी एक्स, ये रहेगा इसी टाइप का, ये पूरा टोटल इसके साथ पी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये पी एक्स एम स्क्वायर के साथ ये इंटू ये भी रहेगा इसके साथ, तो ये आप एक हाफ एम स्क्वायर वाले इंटीग्रेशन को भी इसके साथ लेकर के, ये दो पार्ट है इस इंटीग्रेशन के। बेसिकली हमने यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन किया था ना ई पी एक्स स्क्वायर के साथ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत पड़ गई है ना। करेक्शन ये है कि ये एक इंटीग्रेशन आपने ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया, ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी यू मस्ट हैव टू टेक, ये दूसरा वाला भी लेना पड़ेगा आपको। तो इसको एक मिनट, इसको यहाँ से हटाई दो, ये एक्सप्रेशन आएगा बड़ा, बताता हूँ आपको, इसको रिमूव कर दो। ये दोनों टर्म हम लोगों को यहाँ पर लेने हैं। देखिए ये इधर से लिखिए, ई एक्स एवरेज इज इक्वल टू, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। देखिए ये दो टर्म है, ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो एक आपका ये बनेगा 0 टू इंफिनिटी, थोड़ा फास्टली करता हूँ, पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ई टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के टी डी पी एक्स 0 टू इंफिनिटी। देखिए ये इसके साथ लिया है इस पूरे टर्म को, ई टू दी पावर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kt, ये dx का हो गया, डिवाइडेड बाई ये नीचे का जो टर्म है तो सेम है, 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के टी डी पी एक्स, एंड 0 टू इंफिनिटी e to the power minus m omega naught square x square by 2 kt dx। ये पहला वाला टर्म देखिए इसके रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरा टर्म अब जब आप लेंगे तो ये न्यूमरेटर में 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के टी, ये डी पी एक्स वाला हो गया, और 0 टू इंफिनिटी ये हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 kt इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये नीचे वाला टर्म सेम होगा। ये देखिए ये दोनों में आपको 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m के टी डी पी एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस m, दिस इज माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 kt dx। ठीक है, अब यूज करेंगे, नाउ यूजिंग
स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या है? 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट इट इज 4 अल्फा अंडर रूट पाई बाई अल्फा। एंड सेकेंड, 0 टू इंफिनिटी e to the power minus alpha x square dx is equal to 1 by 2 under root pi by alpha। इन दोनों को यूज करना है। तो नाउ योर ई एक्स एवरेज विल बी, देखिए पहले वाले टर्म में मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये हम लोगों ने इससे पहले भी कर लिया था। 1/2m ये कांस्टेंट ले लिया एंड 1/4 अल्फा, ठीक है ना। ये पी एक्स इसको इस टाइप का, ये इंटीग्रेशन का टाइप है। तो 4 अल्फा 1 ओवर ट्वाइस एम के टी, ये वैल्यू है अल्फा की, 1 ओवर ट्वाइस एम के टी, देख लीजिए। एंड मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट पाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी जा रही है अंडर रूट 1/4 पाई बाई अल्फा, यस, पाई बाई अंडर रूट पाई बाई अल्फा, दैट इज 1/2 एम के टी। दिस इज, ये इस टर्म की वैल्यू हुई है, ठीक है ना। और सेकेंड टर्म की भी वैल्यू लिखेंगे आप। अब देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। इस इंटीग्रेशन को तो कैंसिल ही कर दीजिए, ठीक है ना। दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस विल बी, इसको ऐसे दिखा दीजिए, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। ऐसे यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो यहां से आपका ये न्यूमरेटर आ गया डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में, देखिए ये तो टर्म कैंसिल ही हो गया, तो केवल बस आपको यही कैलकुलेट करना है। दिस विल बी सेकेंड इंटी, इसका यूज करेंगे तो 1/2 अंडर रूट पाई बाई, देखिए पाई बाई 1 बाई ट्वाइस एम के टी, ये सॉल्व हो गया पहला वाला पार्ट। प्लस सेकेंड वाले पार्ट में ये आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज हाफ, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बाहर हो गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा कांस्टेंट की टर्म्स में, तो 1/4 अल्फा, 1/4 अल्फा की वैल्यू देखिए है इसमें एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 के टी, बाई 2 के टी, ठीक है। और अंडर रूट पाई बाई अल्फा, पाई बाई वही एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी, दिस इज अल्फा, सेकेंड टर्म में अल्फा है, डिवाइडेड बाई 1/2, देखिए ये 1/2 अंडर रूट पाई बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 के टी, ये आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। इसमें देखिए, देखिए ये पूरा का पूरा ये टर्म जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करिए, देखिए बहुत सिंप्लीफाई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 से भी कैंसिल हो जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 हो जाएगा, ये m से भी ये m गायब हो जाएगा। तो ये जो 1/2 और ये केटी ऊपर हो जाएगा, तो 1 बाई इसकी वैल्यू आएगी, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आएगी 1/2 केटी। ऐसे इसमें भी ये पूरा इससे कैंसिल, 1/2 से कैंसिल, m से m कैंसिल, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, ये 2 से ये 2 बन जाएगा और ये केटी ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी हाफ केटी, हाफ केटी। इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी आ गई केटी,
you have this value KT. K is Boltzmann constant, T is the absolute temperature. यानी you have EX, देखिए अब आपका ये जो EX आया, EX average value along 1 degree of freedom is equal to K into T. This is very important. Similarly, अब आप लिखेंगे similarly EY, this is also calculate करेंगे, you will get K into T, and EZ, this will also be KT. ठीक है. So total energy, therefore E is equal to EX एवरेज, इसका भी एवरेज EX EY EZ, right? Put the value KT plus KT plus KT. This is 3 KT. ये 3 KT एवरेज एनर्जी आई है एक एटम की इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. फॉर 1 kg ऑफ सॉलिड क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से बराबर करना, आपको मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल बी U फॉर 1 kg ऑफ एटम. दिस इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज n टाइम मल्टीप्लाई using postulate of classical theory, n time multiply by the average energy of the one atom, one atomic oscillator. तो ये वैल्यू हो गई 3 NKT. n into k आप लोग जानते हैं, this n into k is nothing but this is universal gas constant. n into k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर R हो जाता है 3RT. ये लिख देना, R और कुछ नहीं बल्कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ KN. ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा. ठीक है. अब U आ गया. सो CV इज इक्वल टू नथिंग बट du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट वैल्यू 3R. दिस इज ड्यू लॉन्ग, CV इज इक्वल टू 3R. दिस इज ड्यू लॉन्ग पेटिट लॉ. ये प्रूव कर दिया आपने. ठीक है ना. इसकी वैल्यू देखिए, जनरली आप जानते हैं कि R की वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर केजी पर एटम आती है. ठीक है ना. और इसको अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये वैल्यू 6 किलो कैलोरी पर केजी एटम. ठीक है ना, पर केजी एटम के. ये यूनिट बने, ये आपकी CV की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ ये पर केजी एटम डिग्री केल्विन. 6 के बराबर 3 आ रही है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर केजी के, इस 3 की वैल्यू आपकी 2 किलो कैलोरी के आसपास आती है पर केजी एटम. ठीक है. तो लुक एट दिस CV इज इक्वल टू 3R इसकी वैल्यू आती है और यही ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है. इसी बेसिस पर ड्यूलॉन्ग पेटिट ने बोल दिया था कि जितने भी सॉलिड होते हैं सबकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 3 टाइम ऑफ 3R के बराबर होती है एट ऑल टेम्परेचर. ठीक है ना. अब आपने देखा अभी ग्राफ से मैंने जो CV और T का वेरिएशन दिखाया, उसमें आपने देखा कि टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन ये एट रूम टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर के लिए तो ठीक है, करेक्ट है, बट एट लो टेम्परेचर ये करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर से 300 डिग्री केल्विन से ऊपर, ठीक है ना, या 3 डिग्री केल्विन पर, तो ये 3R के को अप्रोच करता है रिजल्ट. बट एट लो टेम्परेचर देखिए, एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड decreases and at 0 degree Kelvin it is 0 and at very low temperature it is not equal to 3R.
ठीक है, जबकि इन्होंने क्या बोला था कि एट एवरी टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज 3R। तो दिस वाज एक्चुअली द शॉर्ट कमिंग ऑफ ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, जिसका रिमूवल, जिसका मॉडिफिकेशन आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी से दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आइंस्टीन की जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट है वो मैं आप लोगों को कल करूंगा।